सभी को हमारा नमस्कार। आज की लेक्चर वीडियो में हम प्रतीपगमन विश्लेषण रेग्रेशन एनालिसिस के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम प्रतीपगमन का अर्थ समझते हैं, मीनिंग ऑफ रेग्रेशन। तो सांख्यिकी में प्रतीपगमन शब्द का अर्थ जो है वापस होना या वापस आने से है या पीछे लौटने से है। और इस शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम फ्रांसिस गाल्टन, इन विद्वान ने सर्वप्रथम प्रतीपगमन शब्द का प्रयोग किया था और इन्होंने ही सर्वप्रथम प्रतीपगमन का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया था। इन्होंने पिता और पुत्र की ऊंचाइयों के बारे में अध्ययन किया था और उन्होंने यह पाया था कि लंबे पिताओं के जो पुत्र होते हैं वह लंबे होते हैं और ठिंगने पिताओं के पुत्र भी ठिंगने होते हैं, परंतु जो लंबे पिता हैं उनके पुत्र की जो औसत ऊंचाई होती है उनकी औसत ऊंचाई से कम होती है, यानी पिता की जो औसत ऊंचाई होती है उससे पुत्र की औसत ऊंचाई कम होती है। इसी तरह से जो ठिंगने पिता होते हैं उनके पुत्रों की जो औसत ऊंचाई होती है उनके पिताओं की औसत ऊंचाई से अधिक होती है। तो इस तरह से गाल्टन ने पिता और पुत्र की ऊंचाइयों के संबंध में अध्ययन करके ये पाया था कि मानव जाति में सामान्य औसत ऊंचाई की ओर वापस आने की प्रवृत्ति पाई जाती है और इसी को उन्होंने प्रतीपगमन यानी रेग्रेशन कहा था। तो जैसा कि जो सहसंबंध गुणांक, इसके पहले हमने अध्ययन किया था, सहसंबंध गुणांक में दो श्रेणियों के बीच में पाए जाने वाले जो पारस्परिक संबंध होते हैं उसकी विवेचना की जाती है, लेकिन उसमें एक श्रेणी के चर मूल्य के आधार पर दूसरी जो आश्रित श्रेणी होती है उस श्रेणी के जो तत्संवादी मूल्य होते हैं या कोरिस्पोंडिंग चर वैल्यू होती हैं उसका सर्व उपयुक्त अनुमान लगाना सहसंबंध में संभव नहीं था। तो जो प्रतीपगमन होता है, प्रतीपगमन के द्वारा ही एक चर मूल्य दिए हुए होने पर उससे संबंधित जो दूसरा चर मूल्य है उसका सर्व उपयुक्त भावी अनुमान लगाया जाता है और इसी को रेग्रेशन एनालिसिस कहा जाता है। तो ये बात अभी हमने एक रेग्रेशन एनालिसिस के बारे में एक सामान्य जानकारी अभी हमने हासिल किया। अब रेग्रेशन एनालिसिस की टाइप्स की बात करते हैं कि प्रतीपगमन विश्लेषण कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1, रेखीय या वक्रीय प्रतीपगमन, लीनियर एंड नॉन लीनियर कह सकते हैं हम, या कर्व लीनियर रेग्रेशन। तो पहले लीनियर रेग्रेशन को समझते हैं, ये रेखीय प्रतिगमन को। जब दो चरों में परिवर्तन जो है एक ही अनुपात में हो, एक ही अनुपात से मतलब ये है कि जितना परिवर्तन पहले चर में हो रहा है, मान लीजिए x और y, ये दो चर हैं, यदि x में 10% का परिवर्तन होता है तो y में भी 10% का परिवर्तन होता है, तो ये कहलाएगा रेखीय या लीनियर रेग्रेशन। दूसरा है वक्रीय, या उसको हम कर्व लीनियर या आरेखीय प्रतिगमन कहते हैं। आरेखीय प्रतिगमन का मतलब ये है कि जब दो चरों में, मान लीजिए x और y, इन दो चरों में जो परिवर्तन होता है x चर के कारण y चर में जो परिवर्तन होगा वह एक ही दर से या एक अनुपात से नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि x में 10% का परिवर्तन होता है तो y में 10% से कम या ज़्यादा होगा। या जैसे हम डिमांड की बात करते हैं, डिमांड और प्राइस की बात करते हैं, तो डिमांड में डिमांड, प्राइस और डिमांड, यदि मान लीजिए कि प्राइस जो है 5% बढ़ती है तो डिमांड जो है ये भी 5% घटना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, 5% नहीं घटेगी, उससे
मान लीजिए 4% डिमांड में कमी आएगी, तो ये कहलाएगा कि प्राइस में तो देखिए 5% की वृद्धि हो रही है, लेकिन चूंकि वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर मांग में कमी होती है, तो मांग में कमी 5% से कम की होगी, तो उसको हम कहेंगे क्या? नॉन लीनियर रेग्रेशन कहेंगे, वक्रीय प्रतिगमन कहेंगे। नंबर 2, सरल या और बहुगुणी प्रतिगमन। जब दो चरों में, पहले सरल प्रतिगमन समझते हैं, जब दो चरों में जो परिवर्तन हो रहा है, या हम ये कहें कि जब हम दो चरों के मध्य में प्रतिगमन का अध्ययन करेंगे तो वह कहलाएगा सरल प्रतिगमन। इसमें दो चर, जैसे मान लीजिए x और y, ये दो चर हैं, इसमें एक चर स्वतंत्र चर होगा और दूसरा आश्रित चर होगा। मान लीजिए कि इसमें यदि x जो है ये स्वतंत्र चर है, यदि x स्वतंत्र चर है, तो यहाँ पर जो y है ये आश्रित चर होगा। इस तरह से इसमें एक चर स्वतंत्र होता है और दूसरा चर आश्रित होता है, तो ये कहलाता है सरल प्रतिगमन कहलाता है। अब बात करते हैं बहुगुणी प्रतिगमन की, मल्टीपल रेग्रेशन की। ये मल्टीपल रेग्रेशन की बात करते हैं। जब दो या दो से अधिक चरों में प्रतिगमन विश्लेषण का अध्ययन करते हैं तो वह कहलाता है मल्टीपल रेग्रेशन कहलाता है। यहाँ पर दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर होंगे और केवल एक चर आश्रित होगा। जैसे कि मान लीजिए हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करते हैं, कृषि उत्पादन की बात करते हैं। कृषि उत्पादन, ये कृषि उत्पादन जो है इसको हम मानते हैं आश्रित चर, ये आश्रित चर मानते हैं। और भी जो दूसरे चर हैं, मान लीजिए वर्षा, बीज, खाद, इन चरों को हम स्वतंत्र चर मानेंगे। वर्षा, बीज और खाद, इनको हम मानेंगे स्वतंत्र चर, और कृषि उत्पादन को आश्रित चर मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक चर आश्रित चर है और एक से ज़्यादा चर जो है वो स्वतंत्र चर हैं, तो ये कहलाएगा मल्टीपल रेग्रेशन। नंबर 3, आंशिक व कुल प्रतिगमन या पार्शियल एंड टोटल रेग्रेशन। पार्शियल रेग्रेशन में क्या करते हैं, जो हम इसमें दो वेरिएबल्स का अध्ययन करते हैं, तो ये कहलाता है पार्शियल रेग्रेशन कहलाता है। और दूसरा होता है टोटल रेग्रेशन। टोटल रेग्रेशन में हम 3-4 वेरिएबल, 5-6 वेरिएबल्स, यानी उसमें हम दो से ज़्यादा वेरिएबल्स रखते हैं, 3, 4, 5, 6, 7 हो सकते हैं, और उन्हें सभी वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट नहीं रखते हैं। तो वो जब हम उन सभी वेरिएबल्स का अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है कुल प्रतिगमन, टोटल रेग्रेशन कहलाता है। अब हम चर्चा करते हैं प्रतिगमन विश्लेषण की उपयोगिता के बारे में, कि इसका क्या क्या उपयोग है प्रतिगमन का। तो सबसे पहला उपयोग है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आश्रित चर मूल्य का सर्वोपयुक्त अनुमान लगाना। प्रतिगमन का जो सबसे पहला उपयोग है वह है आश्रित चर मूल्य जो है उसका एक सर्वोपयुक्त अनुमान लगाना। यदि मान लीजिए कि दो चर हमें दिए हुए हैं x और y, तो इसमें मान लीजिए x और y, इसमें y जो है ये स्वतंत्र चर है और x जो है आश्रित चर है, तो y के मूल्य के आधार पर x के सर्वोपयुक्त अनुमान लगाना ये प्रतिगमन विश्लेषण का उद्देश्य होता है, या उसकी ये उपयोगिता है। नंबर 2, सहसंबंध की दिशा और उसकी मात्रा के बारे में पता करना। तो जो प्रतिगमन गुणांक की सहायता से सहसंबंध गुणांक की गणना की जा सकती है, और इसके साथ ही निर्धारण गुणांक जो कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कहलाता है,
इसकी गणना करने के लिए प्रतिविगमन समीकरण का प्रयोग किया जाता है। और प्रतिविगमन विश्लेषण में सहसंबंध की दिशा कैसी है ये ज्ञात किया जाता है। और साथ ही दिशा का मतलब ये है कि जब दो चरों के बीच में सहसंबंध ज्ञात किया जाता है तो वह सहसंबंध जो है कैसा है, कितना है, उसकी दिशा क्या है, मतलब नेगेटिव है या पॉजिटिव है या कांस्टेंट है, और उनके बीच में किस तरह का कोरिलेशन है, कितना कोरिलेशन है, यानी पूर्ण सहसंबंध है या अपूर्ण सहसंबंध है, यानी उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है या सीमित मात्रा का सहसंबंध है। ये इस टाइप की जानकारी जो है प्रतिविगमन विश्लेषण से हमको मिलती है। नेक्स्ट, कार्य कारण संबंध स्थापित करना। जैसे कि सहसंबंध में कोरिलेशन की अपेक्षा हम यदि रेग्रेशन की बात करें तो रेग्रेशन एनालिसिस में कारण और परिणाम इन दोनों की एक स्पष्ट व्याख्या की जाती है। जिस तरह से कोरिलेशन में हम देखते हैं कि इसमें केवल दो चरों के बीच में सहसंबंध की मात्रा को ज्ञात किया जाता है, और इसमें कोरिलेशन में ये बात पता कर पाना बड़ा कठिन होता है कि कौन सा चर कारण है और कौन सा चर जो है परिणाम है। जबकि हम रेग्रेशन में देखें, प्रतिविगमन में देखें, तो इसमें हम कारण और परिणाम इसकी हमें स्पष्ट व्याख्या प्राप्त होती है, क्योंकि इसमें हमें स्पष्ट रूप से पता होता है कि दो चर यदि x और y दो चर हैं, x और y ये दो चर हैं, तो इसमें से स्वतंत्र चर कौन सा है और आश्रित चर कौन सा है ये हमें स्पष्ट रूप से पता होता है। इसलिए प्रतिविगमन विश्लेषण की सहायता से कार्य और कारण के बीच में संबंध स्थापित करना आसान होता है। फोर्थ, इसकी जो उपयोगिता है वह है आर्थिक विश्लेषकों में महत्व। जो प्रतिविगमन विश्लेषण है इसका जो उपयोग है अर्थशास्त्र के कई क्षेत्रों में अनुमान लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे मांग और पूर्ति का अनुमान लगाने के लिए, उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए, उपभोग का, रोजगार का, मुद्रास्फीति का, आउटपुट इनपुट का, इस तरह से कई जो बहुत सारे जो इकोनॉमिकल फैक्टर हैं उन सब का अनुमान लगाने के लिए रेग्रेशन एनालिसिस का यूज़ किया जाता है। साथ ही व्यावसायिक जगत में भी इसका काफ़ी उपयोग किया जाता है। सहसंबंध और प्रतिविगमन इन दोनों में डिफरेंस होता है, इन दोनों में अंतर होता है, उसको हम यहाँ पर समझते हैं। पहला अंतर है कारण परिणाम संबंध का, कॉज इफेक्ट रिलेशन का इन दोनों में अंतर होता है। जैसे कि जो सहसंबंध होता है उसमें दो चरों के बीच में सहसंबंध की व्याख्या की जाती है। उसमें ये पता नहीं चलता है कि कौन सा चर कारण है और कौन सा चर परिणाम है। जबकि प्रतिविगमन में हम देखें तो एक चर जो है स्वतंत्र होता है, एक चर स्वतंत्र होता है और दूसरा चर जो है आश्रित होता है। तो इससे हमें ये स्पष्ट पता चलता है कि जो चर स्वतंत्र चर है ये कारण होगा और जो चर आश्रित है वह उसका परिणाम होगा। तो इस तरह से इसमें कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप जो है स्पष्ट समझ में आता है प्रतिविगमन विश्लेषण में। दूसरा जो अंतर होता है सहसंबंध की मात्रा और प्रकृति का होता है। सहसंबंध विश्लेषण के द्वारा दो चरों के मध्य सहसंबंध की मात्रा का पता चलता है, परंतु प्रतिविगमन विश्लेषण से हमें सहसंबंध की मात्रा और दिशा यानी उसकी प्रकृति इनके बारे में पता चलता है कि सहसंबंध की प्रकृति क्या है। इसके द्वारा इस बात का पता चलता है कि एक चर के औसत मूल्य के आधार पर उससे संबंधित जो दूसरा चर है उसका औसत मूल्य कितना होगा। इस बात की जानकारी हमें प्रतिविगमन विश्लेषण से मिलती है। तीसरा अंतर होता है नॉन कोरिलेशन का, अर्थहीन सहसंबंध का। जैसे कि जो सहसंबंध गुणांक होता है उसमें दो अर्थहीन चरों का भी उसमें
विश्लेषण किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि वर्षा और कोयला उत्पादन का, कि भाई वर्षा हो रही है तो वर्षा और कोयला उत्पादन का रिलेशन हम चेक कर सकते हैं। लेकिन प्रतीक गवन विश्लेषण में ऐसा नहीं किया जाता है। प्रतीक गवन विश्लेषण में दो दो चर जो हैं, जो कि एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं, उनके बीच ही से संबंध ज्ञात किया जाता है प्रतीक गवन में। तो इसमें प्रतीक गवन में अर्थहीन से संबंध ज्ञात नहीं किया जाता है। यानी प्रतीक गवन जो है अर्थहीन नहीं होता है, से संबंध जो है वो जरूर अर्थहीन होता है। तो इस तरह से ये 3 अंतर से संबंध और प्रतीक गवन में हमने अभी देखा। तो थैंक यू। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सहसंबंध प्रतिविगमन रेखाओं के बारे में बात करेंगे और उनके समीकरण के बारे में बात करेंगे। और साथ ही हम ये जानेंगे कि प्रतिविगमन को किस तरह से प्रतिविगमन रेखा या प्रतिविगमन समीकरण के द्वारा किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है।